हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जो 21 दिसंबर 2025 को LT ग्रेड के अंतर्गत जो GS प्रश्न पूछे गए थे, उसी GS प्रश्न का हल हम व्याख्या के साथ आपको लेकर के आए हैं। और एक आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि एग्जाम में GS का पेपर कैसे आता है। अगर चाहें तो कुछ इतनी इजी वे में दे रहा है कि 10 प्रश्न तो आप प्लस कर ही ले जाएंगे अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे तो आइए समय न गंवाते हुए आज हम अगर हम प्रैक्टिस सेट GS की बात करें तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा, तीसरा नहीं चौथा होगा, चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। और 21 दिसंबर 2025 को यह पूछा गया है। ये है, चूंकि मैं पेपर पे ही सॉल्व करा देता, लेकिन चूंकि व्याख्या पेपर पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, केवल यस आंसर उसका मिल पाएगा लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं इसको टाइप्स करके और आपको व्याख्या करके बताने का प्रयास करता हूं। पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। तो ये जो सबसे पहला प्रश्न पूछा था LT ग्रेड 2025 से 21 दिसंबर, तो जो पहला प्रश्न पूछा था, जब बर्फ पानी में बदलती है तब, इसमें ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या है आपका? उत्तर ए है, ऊष्मा अवशोषित होती है। जब बर्फ पानी में बदलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। थोड़ा सा हम नीचे व्याख्या भी कर दिए हैं। जब बर्फ पानी में बदलती है, गलन प्रक्रिया यानी तब बर्फ ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में जाने के लिए ऊष्मा अवशोषित करती है, और इस ऊष्मा को गलन गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसको गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए का सही उत्तर यह है। और आप पहला दूसरा देखते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी भारत का जो मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? स्वाभाविक है कि झांसी हो नहीं सकता, भोपाल हो नहीं सकता, ऐसी जगह होगा जहां पे समुद्र होगा। तो स्वाभाविक है कोच्चि बंदरगाह भी है, कोच्चि केरल में है। तो सही उत्तर आपका बी है, कोच्चि केरल में स्थित है, जो भारत का एक प्रमुख समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है। और इसकी स्थापना 1947 देश आजादी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत कार्य करता है। कोच्चि बंदरगाह भी है केरल में, कोच्चि। नेक्स्ट, मृदा के pH मान का मापन इंगित करता है। मृदा के pH मान का मापन इंगित कौन करता है इसमें? तो इसमें हम देखेंगे सक्रिय अम्लता। सही उत्तर आपका है सक्रिय अम्लता। मृदा का pH मान मृदा विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता को दर्शाता है। इसी को सक्रिय अम्लता कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका डी है। आइए हम समय न गंवाते हुए, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था, स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना संभव, मतलब ये मुख्य उद्देश्य था। यानी जो लोकतंत्र की शक्तियां हैं सभी में विकेंद्रित कर दे, सभी में समाहित हो जाए। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ताकि शासन की प्रक्रिया ग्राम स्तर तक पहुंचे और जनता सीधे निर्णय निर्माण में भाग ले सके। तो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च शिखर। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे ये जो 3 भाग है, आप देखेंगे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे हिंद महासागर, जो 3 तरह से भाग घिरा होता है उसके हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। और प्रायद्वीपीय जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। गोंडवाना लैंड लारेशिया का जब विभाजन हुआ था उस समय की मैं बात करता हूं। तो गोंडवाना लैंड, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनामुड़ी है। अनामुड़ी प्रायद्वीपीय भारत सबसे ऊंची चोटी है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर आप डोडा जो बेट्टा है, डोडा बेट्टा जो है, यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अन्नामुड़ी से ऊंची कम है। और गुरु शिखर यह अरावली पर्वत का सबसे ऊंची शिखर है।
जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। अरावली पर्वत वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। और महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र में है। हिल स्टेशन है वो महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर पर्वत महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से सही उत्तर आपका बी है, अनामुडी। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना का शुभारंभ किया? किस राज्य में पिंक ई रिक्शा योजना शुरुआत किया गया? स्वाभाविक है सब लोग जाएंगे कहां पे, राजस्थान में जाएंगे, क्योंकि जो जयपुर है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सब लोग जाएंगे राजस्थान में, लेकिन सही उत्तर है आपका महाराष्ट्र सही उत्तर बी है। यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया महिलाओं के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक फिगर में आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया, पिंक ई रिक्शा। तो महाराष्ट्र सही उत्तर आपका सही है। मैं बता दूं कि अगर आपको जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, दरअसल इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया, तो पीडीएफ जितने हमने जीएस प्रैक्टिस सेट हमने कराया है उसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो 94 50 85 0327 पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर केवल जीएस का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो 30 रुपया में आप प्राप्त करेंगे। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, मैं आपको बार कोड भेज दूंगा और एक बेहतर पीडीएफ आपको ये जितने जीएस क्लास के हैं आपको मिल जाएंगे। हालांकि जितने जीएस क्लासेस हमने लिए हैं तो पूछे गए प्रश्नों का ही हमने हल सहित व्याख्या किया है। तो 94 50 85 0327 पे आप मैसेज करेंगे तो 30 रुपए में सारा पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए बात करते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जान सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए सही है। 11 दिसंबर से 1946 से 24 जनवरी 1950 तक इस पद पर आपने राजेंद्र प्रसाद जी ने काम किया। और एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य और प्रारूप समिति के सदस्य थे। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मतलब जैसे भी आपको दे, मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल कर देता हूँ। इन तीन लोगों का क्या योगदान था, इन तीनों लोगों का भी योगदान हमने बताया। हालांकि बहुत टफ जीएस नहीं आया था, थोड़ा सा पेशेंस अगर करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि 150 क्वेश्चन आपके सामने आता है और मात्र 120 मिनट मिलता है। एक प्रश्न 1 मिनट से भी कम, उसी में आपको ब्लैक भी करना, मतलब गोले को काले भी करने हैं। तो समय तो बहुत कम है, लेकिन एक बार जरूर सरसरी निगाह करके 4 से 5 मिनट में 300 क्वेश्चन पे आप समय दीजिए। हो सकता है कि आपका 10-5 क्वेश्चन जरूर सही हो जाए, छोड़े ना, जरूर टच करें उसको। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा वायुमंडल गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है? समुद्र जल स्तर का बढ़ना। स्वाभाविक है जब ग्लोबल वार्मिंग, जब पूरा वायुमंडल ये पृथ्वी गर्म होगा तो बर्फ पिघलेगा, तो जब बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जो जल स्तर वो पिघलेगा। हर साल समुद्र का जो है जल स्तर कुछ मिलीमीटर बढ़ता है। राम सेतु आज नीचे होने का कारण है कि समुद्र का जल स्तर ऊपर होगा और राम सेतु नीचे आएगा। बहुत सारे ऐसे शहर जो समुद्र में तब्दील हो गया ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से। हिमनद का पिघलना ये भी स्वाभाविक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिमालय का जो बर्फ है वो भी पिघलेगा। और बीमारियों का फैलना, जब गर्मी ज्यादा होती है तो बरसात ज्यादा होता है, डेंगू मलेरिया बहुत सारी ऐसी बीमारियां गर्मियों में बढ़ता है। आप देखते हैं गर्मियों में अस्पताल भरा रहता है, क्योंकि बीमारियों का समझिए कि वो सीजन है। मछली उछली खूब खाते हैं लोग गड़ैया उड़ैया से मार के, और पता चलता है कि उनका उल्टी दस्त होने लगा तो लो चलो अस्पताल में ले चलो, पूरा किस बाटल चलता है, लूज मोशन हो जाता है, लोग खा लेते हैं, पेट पचा ही नहीं पाता। तो गर्मी में बीमारी, प्रवाल भित्ति का भी व्यंजन होना, यानी इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है। तो यहां इसका सही उत्तर क्या है? आपका बी है। 1 2 3 4 सब सही है, सब सिस्टम में है, सब सही है। तो सही उत्तर आपका बी है। हो सकता है इसका कुछ व्याख्या भी लेके देखिए। यहाँ पे समुद्र जल स्तर का बढ़ना, ताप बढ़ने से बर्फ पिघलती है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। हिमनद का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष प्रभाव है। बीमारियों का फैलना, तापमान बढ़ने से मच्छर अन्य रोग फैलते हैं। प्रवाल भित्ति विरंजन, समुद्री ताप बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग होती है। तो इस तरह से हमने उसका डिटेल भी दे दिया है। आइए समय न गवाते हुए
हम मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, इस मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो स्वाभाविक है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वही हमारे मूल अधिकारों का रक्षा कर सकता है, वही से हमको मतलब पावर मिलता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये देखिए, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। और बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अगर प्रश्न आ जाता है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को आप जान लीजिए। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, तो 120 दिन होता है। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, आरबीसी, तो 120 दिन, 4 से 16 दिन डब्ल्यूबीसी हो जाता है। भारत का बजट 2025-26 किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, दिया था उस तरह से जाता है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, क्योंकि भारत के वित्त मंत्री उस समय, इस समय भी और उस समय भी निर्मला सीतारमण जी हैं। निम्नलिखित में से किसकी जीवनी विलियम वेंडरबर्न ने लिखी थी, तो ए ओ ह्यूम की ने लिखा था। विलियम जो वेंडरबर्न की जो जीवनी है ये ह्यूम ने लिखा था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, जर्म प्लाज्म क्या है। जर्म प्लाज्म क्या है, तो अनुवांशिक सामग्री है। अनुवांशिक, जर्म प्लांट जो है किसी जीव विशेष पौधों की अनुवांशिक सामग्री को कहते हैं, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का सही कालक्रम बताइए। माने सही काल उनका क्या है, क्रम उसका क्या है, इसी को इसमें बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन तीसरा सही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सीरियल से है 1 2 3 4, मतलब क्रम सही है। आइए इसका हम डिटेल यहां पे देने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो जहादार शाह है 1712 से 1713, जो फरखियस है 1713 से 19, रफीउद 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 48, मतलब जो क्रम है यहाँ पे देखेंगे कि क्रम आपका सही दिया है, तो सही 1 2 3 4 है, तो सी 1 2 3 4 यही सही है। ऑप्शन आपका सी सही है, सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को प्रारंभ होता है, तो बड़ी इजी और आपके मतलब आंखों के सामने ये सब चीजें हुआ था, लेकिन क्या ना दिमाग से उतर जाता है कि जो बहुत इजी होता है वो बहुत जल्दी से उतर जाता है। ये देखिए, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। अगर कहीं आता है 6-7 तो 6-7 भी हो जाता है, क्योंकि 6-7 भी अगर आता है तो चलता है, तो 6-7 में 7 है, या जून है, लेकिन मई की बात की। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जो पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा हमारे जो पर्यटकों को की हत्या कर दी गई थी, और उसी का मतलब बदला लेने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधि ठिकानों पे बमबारी किया और उनको एक तमाचा, उनको एक जवाब दिया। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हम प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो स्वाभाविक है कि प्रैक्टिस सेट 1 में हमने बहुत ही इजी तरीके से इस ग्रह का छोटा बड़ा दूर क्रम सब कुछ बहुत इजी वे में समझाया। अगर आपको समझ में आए तो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप देखिएगा। तो बुध सही उत्तर आपका है, और हम चाहेंगे कि अगर आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ते हैं तो सब कुछ बड़े समय समय पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा, जो एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार की शिक्षा है,
तो सही उत्तर आपका है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका। आते हैं नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड, सही बात है, उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और यह कृषि के संबंध में आरबीआई, आरबीआई का मतलब है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व में किए गए समस्त कार्य, यानी वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो कर रहे हैं, सॉरी क्या है, नाबार्ड जो कर रही है, वर्तमान में जो नाबार्ड काम कर रहा है वो सारे काम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता था। यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि सेक्टर से संबंधित जितने काम है वो सब नाबार्ड की जिम्मेदारी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे ऐसे जो गांव में कृषि से संबंधित रिलेटेड लोन वगैरह है, वो सब चीजें नाबार्ड की जिम्मेदारी है। इसमें आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका डी सही है, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रीय आय है यह निर्धनता सूचकांक से उसका कोई लेना देना नहीं है। निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ये तीनों को शामिल किया जाता है। निर्धनता, ये बात करते हैं, भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप जानिए, वो पूछा था तो उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 एसएलवी 3 ये सही उत्तर आपका है। और एसएलवी का सफल परीक्षण 1980 में किया गया था। इसे रोहिणी उपग्रह को कक्ष में स्थापित किया गया और इसके जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति के भी पद को सुशोभित कर चुके थे। सबके दिलों में राज करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड एवं 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो सकती है? तो सही उत्तर आपका है 200 मीटर। इसको सॉल्व करिएगा, समय लगेगा चूंकि। नेक्स्ट चलते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें भारी अघुलनशील पदार्थ तल पर बैठ जाते हैं वो क्या कहलाती है? तो स्वाभाविक है अवसादन। जब किसी द्रव्य में मौजूद अघुलनशील कण अपने भार के कारण तल में बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसाद कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? क्या सही क्रम है? इसमें आप देखेंगे तो सही उत्तर है 3 2 1 4, यानी 3 हम पहले नंबर पे है और 2 दूसरे नंबर पे है और 1 तीसरे नंबर पे है और ये है आपका 4। 3 2 1 4 का क्रम है। आइए हम सिस्टम से भी समझाते हैं। जो राम मोहन राय 1772, देवेंद्रनाथ टैगोर 1781, 1838, स्वामी विवेकानंद 1863, यही उन लोगों का काल क्रम है जो एज, उम्र और सिस्टम के साथ हमने सेट कर दिया। महिला खो खो विश्व कप 2025 में पहला विश्व कप खो खो प्रतियोगिता भारत 2025 में हुआ। उसका विजेता भारत जो है, भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और वो विजेता आपका नेपाल था। नेपाल भी बहुत मजबूत टीम हो गया है, काफी देश इसमें प्रतिभाग किए थे और उसमें नेपाल दूसरे स्थान पे आना ये बड़ी उपलब्धि है। भारतीय महिला टीम फाइनल नेपाल को हराकर पहला विश्व कप खिताब जीता। पुरुष का भी विश्व कप हुआ था। यह नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था। खो खो और कबड्डी में भारत तो महारत हासिल किया है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने खेती की भूमि की नाप कराई? सब लोग जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। आइए आगे चलते हैं हम। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिसूचित कब किया गया? अधिसूचना कब हुआ, लागू कब हुआ? दोनों अलग चीज हैं। ऑप्शन सी है 2009 में। यानी हम राइट टू चिल्ड्रेन्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित होता है और 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना।
निःशुल्क शिक्षा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे देखेंगे घास के मैदान को बताया गया कि कौन सा घास का मैदान किस देश में स्थित है, तो प्रेयरी स्टेपीज बेल्ट कंपास। सही उत्तर आपका है डी। सही उत्तर आपका है डी, यानी हम कह सकते हैं ये जो है यूएसए, स्टेपीज जो है मध्य एशिया, बेल्टबीज जो दक्षिण अफ्रीका, कंपास जो है ब्राजील। ये क्रम है आपका A1, B3 और C4 और D2। तो ये क्रम है, सही उत्तर ये है। यहाँ पे थोड़ा सा क्रम इधर का उधर दिया जाता है आपको मिलान करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? आपका अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए वो आदेश कर सके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और ये स्पेशल में फिजिकल एजुकेशन छात्रों के लिए जीएस क्लास लिया था, हालांकि सभी वर्ग के जो छात्र हैं इसका आनंद ले सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।